जो लोग बोल रहे हैं कि पॉलीमर्स हट गया है, लेकिन उन्होंने एक नई चीज ऐड कर दी है, वो है प्रैक्टिकल रिलेटेड केमिस्ट्री से। तो सरफेस केमिस्ट्री हटा दिया है, लेकिन ये सब जरूर डाल दिया गया है। पॉलीमर्स हैं वो सब जरूर देख लीजिएगा। में HCl और NaOH रिएक्शन कर रहे हैं तो उस रूम का टेम्परेचर क्या हो। ईथर्स के केस में तो इन्होंने सिर्फ स्ट्रक्चर लिख के छोड़ दिया है। का प्रिपरेशन और पोटेशियम का प्रिपरेशन ये आपको अलग से करना है जो ऐड हुआ है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखोगे तो इन्होंने एकदम प्यूरिफिकेशन और कैरेक्टराइजेशन, ये NCERT को आप बहुत सारे लोग जब 11th में होते हैं तो नहीं पढ़ते इस चीज को, ये ऑर्गेनिक में बहुत ज़्यादा यूजफुल है। प्यूरिफिकेशन और एक्सट्रैक्शन, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस ये NCERT में दिया हुआ है। क्रिस्टलाइजेशन, सब्लिमेशन, और अब चैप्टर्स कम है तो इनके ऊपर फोकस ज़्यादा रखना है। NCERT की लाइंस को ध्यान से पढ़िएगा, किसका पॉसिबल है किसका नहीं पॉसिबल है, डिस्टिलेशन कैसे करते हैं, कितना टेम्परेचर डिफरेंस होना चाहिए, क्रोमेटोग्राफी कैसे होती है, क्वालिटेटिव एनालिसिस में नाइट्रोजन का डिटेक्शन कैसे, सल्फर का, फॉस्फोरस का, हैलोजेंस का कैसे किया जाता है, परसेंटेज निकालने जाते हैं, क्वांटिटी निकालने जाते हैं तो कैसे किया जाता है, इवन इनके फॉर्मूलाज, एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज, न्यूमेरिकल्स जो आते हैं, ड्यूमास मेथड, जिल्दाल्स मेथड, ये सब कुछ NCERT में दिया है। बहुत सारे लोग इसको छोड़ देते हैं, बट अब चैप्टर्स कम है तो ये सब टॉपिक्स के ऊपर बहुत ज़्यादा वजन बढ़ जाता है, क्योंकि अब जो पहले 30 चैप्टर थे उसको अब कम करके 20-21 चैप्टर्स पे लेके आ गए, तो 10 चैप्टर 9 चैप्टर जो हटाए गए हैं उसको लेके थोड़ा सा हमारे मन में आ जाता है कि भाई ये वाले पोर्शंस बहुत इंपॉर्टेंट हो गए। ये चीज़ें थोड़ी इंपॉर्टेंट है, बाकी बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ GOC हम लोग जिसको बोल देते हैं, या नोमेनक्लेचर की बात करेंगे तो नोमेनक्लेचर भी दे रखा गया है। नोमेनक्लेचर की बात करें NCERT के लिए कितना आसान है, सिलेबस लिखना कितना आसान है ना। आइसोमरिज्म सिंपल सा 1-2 लाइन, 2 मतलब 4 वर्ड्स का आइसोमरिज्म लिखा हुआ है, लेकिन आपको ही पता है कि इतना आसान नहीं है। जो हम आज डिस्कस कर रहे हैं वो सारी के सारे 2 साल 1 साल की कहानियां हैं भाई। नोमेनक्लेचर में ट्रिवियल और IUPAC नेम, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट में इंडक्टिव बस 2-4 लाइन लिख दी गई है। कॉमन टाइप ऑफ रिएक्शंस जो NCERT में सब्स्टिट्यूशन, एडिशन, एलिमिनेशन, रीअरेंजमेंट, तो इसमें कुछ चेंजेस नहीं है। जो पहला चैप्टर था सेम रहा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। हाइड्रोकार्बन्स में भी देखेंगे तो देयर इज नो एनी चेंज, सब कुछ दिया गया है, इवन मैकेनिज्म सब कुछ लिखा हुआ है, कन्फर्मेशंस भी दिया गया है, ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म दिया गया है, मार्कोनी ऑक्साइड इफेक्ट, ये देखो यहां मैं दिखाना चाह रहा हूं। जो लोग बोल रहे हैं कि पॉलीमर्स हट गया है सर, जब इसका पॉलीमराइजेशन करने जाएंगे तो वहां पे पॉलीमराइजेशन जब करेंगे तो यहां पर आपको ही पता चल जाएगा पॉलीमराइजेशन, अल्कीन्स का और अल्काइंस का पॉलीमराइजेशन दिया गया है NCERT में, तो यहां से थोड़ा अलर्ट रहिएगा। किसी को लगता हो भाई पॉलीमर्स हटा दिया, मैं भी मान रहा हूं पॉलीथीन बनाने का बहुत सिंपल सा आसान है, पॉलीप्रोपीन बनाना आसान है, लेकिन पॉलीविनाइल क्लोराइड भी चाहूंगा तो यही से बना सकता हूं, क्योंकि उसके लिए अलग से मैकेनिज्म नहीं चाहिए। तो मेरे हिसाब से जो डबल बॉन्ड वाले अल्कीन्स वाले पॉलीमर्स हैं वो सब जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। पॉलीमराइजेशन में जो डबल बॉन्ड के अल्कीन्स के जो पॉलीमर्स हैं, लाइक जो पॉलीथीन्स हैं, मैं आप चाहे तो साइड में लिख लेना, पॉलीथीन हो गया, पॉलीप्रोपीन हो गया, ब्यूना एस हो गया, ब्यूना एन हो गया, ये सब जो नियोप्रीन, क्लोरोप्रीन, ये सब का जो था वो सब जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि वो सेम ही मैकेनिज्म से आने वाले हैं, ठीक है। अल्कीन्स, अल्काइंस में भी देखोगे अगेन पॉलीमराइजेशन लिखा है, इसलिए मैं बोल रहा हूं पॉलीमर्स चैप्टर हटा दिया गया है, बट पूछने वाला अभी भी पूछ सकता है। बाकी बेंजीन से आपको ही पता है, बेंजीन में मैकेनिज्म, फ्रिडलक्राफ्ट, इन सब में कोई चेंजेस नहीं किए उन लोगों ने, इधर कोई चेंज नहीं है। हैलोजन से बात करें तो हैलोजन देखो कितना, हैलोअल्केन्स, हैलोअरेन्स में इन्होंने बहुत प्यारा सा लिखते हैं। ये देखो ना क्या लिखा है, मैकेनिज्म ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, नेचर ऑफ CH बॉन्ड, प्रॉपर्टीज हो गया, जनरल मेथड, 4 लाइन में खत्म। यूजेस में लिख दिया, NCERT में ये सब कुछ दिया है, आयोडोफॉर्म, फ्रेऑन्स और DDT, आपको इनका यूजेस पता होना चाहिए। पॉली हैलोजन कंपाउंड्स इन्होंने नहीं बोले हैं, पॉली हैलोजन कंपाउंड्स नहीं इन्होंने बात की है, तो हम भी मान के चल रहे हैं कि पॉली हैलोजन कंपाउंड्स हमारे प्रिपरेशन और इन सब चीजों में नहीं होगा। अगर आप पढ़ रहे हैं तो पढ़ सकते हैं, लेकिन हाँ बेसिक बात ये लोग कर रहे हैं, पॉली हैलोजन कंपाउंड्स नहीं है। सिमिलरली ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड्स में एल्डिहाइड, अल्कोहल, फिनॉल ईथर्स की बात करें तो अल्कोहल, फिनॉल ईथर्स में इन्होंने पहले ही बता दिया है कि भाई हम क्या पढ़ने वाले, तो इन्होंने बोला कि भाई हमें ना क्या चाहिए, प्रिपरेशन बताओ, प्रॉपर्टी बताओ, रिएक्शन बताओ और यूजेस बताओ, कोई भी चैप्टर पढ़ो ऑर्गेनिक का, मुझे यही 4 चीजें चाहिए। तो अल्कोहल में इन्होंने बोल दिया कि भाई अल्कोहल में देख लो, अल्कोहल इतना ही छोटा सा लिखा है, लेकिन पूरा चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जिस बैच में भी फॉलो कर रहे हैं पूरा पढ़िए। ईथर्स के केस में तो इन्होंने सिर्फ स्ट्रक्चर लिख के छोड़ दिया है, लेकिन आपको ही पता है भाई ईथर्स में सिर्फ स्ट्रक्चर नहीं है, थोड़ी काम चोरी कर दी उन लोगों ने, लेकिन हमें नहीं करनी है, अभी भी मोर देन सफिशिएंट टाइम है, प्लीज इसको फॉलो कीजिए। एल्डिहाइड कीटोन्स में भी देखो पूरा ही उन्होंने ग्रुप बना दिया है, सारी टाइप की रिएक्शन सब कुछ ही ऐड कर दिया है। अब बेचारा आते आते यहाँ तक थक गया था, उसने बोला कार्बोक्सिलिक एसिड, नाम काफी है, लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ की बात की गई है, एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ की बात की गई है कि एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा, तो इन्होंने डायरेक्ट बोल दिया है कि एसिडिक स्ट्रेंथ की, कार्बोक्सिलिक एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ बताओ, ज्यादा मेहनत नहीं की गई है। लेकिन सिलेबस में भाई ये सब कुछ है, आपको पूरा चैप्टर गो थ्रू करना है, अच्छे से पढ़ना है, जिस बैच को फॉलो करे बहुत अच्छे से पढ़िए जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं, क्योंकि यहाँ आप रिस्क नहीं ले सकते। अमीन्स से बात करें तो अमीन्स में भी इन्होंने यही किया है कि अमीन्स में ज्यादा कुछ नहीं बोला कि भाई ये पूरा चैप्टर, तो इधर भी कोई चेंजेस नहीं है। नेक्स्ट अपने पास बायोमोलिक्यूल्स की बात करते हैं, तो बायोमोलिक्यूल्स में पूरा चैप्टर इन्होंने डाल रखा है, जो आप पढ़ते हैं वही कर रखा है। हार्मोन्स का इवन इंट्रोडक्शन नई वाली NCERT देखेंगे तो हार्मोन्स का इंट्रोडक्शन है, नाम लिखा है तो आएगा, न्यूक्लिक एसिड, विटामिन, ये सब कुछ, DNA, RNA। पॉलीमर्स हटा दिया है, केमिस्ट्री एवरी लाइफ हट गई है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है हमारे लिए, केमिस्ट्री एवरी लाइफ पॉलीमर्स हटा दिया गया, लेकिन एक नई चीज ऐड कर दी है, वो है प्रैक्टिकल रिलेटेड केमिस्ट्री। प्रैक्टिकल रिलेटेड केमिस्ट्री या प्रैक्टिकल केमिस्ट्री स्टार्ट किया है, और वो प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में कुछ नया बहुत ज्यादा ऐसा कुछ लग रहा है और सर कोई अलग हो, नहीं हाँ कुछ चीजें आई हैं उसको हम देख लेंगे। जो लोग स्कूल के लैब में जाते हैं ना उनके लिए कुछ नया नहीं है। होता क्या है कि बहुत सारे लोग ड्रॉप कर रहे होते हैं तो वो ना लैब की चीजें भूल चुके होते हैं, तो उनके लिए लगता है कि अरे सर ये तो बहुत एक्स्ट्रा आ गया। अब तुम्हें ये चीज बता दूं, ऊपर का नाइट्रोजन सल्फर हैलोजेंस का डिटेक्शन करना, उसकी क्वांटिटेटिव एनालिसिस
ऑलरेडी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में प्यूरिफिकेशन में डिस्कस हो गई है, अगर नहीं लगता तो वीडियो पीछे करके देख लो तो पता चल जाएगा। अब तुम्हें क्या करना है, डिटेक्शन करना है किसका, अल्कोहल का, फिनॉल का। सर ये ऑलरेडी आपको टेस्ट बताए जाते हैं, जब आप ऑर्गेनिक पढ़ते हो तो कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड, कीटोन्स के बीच का टेस्ट बताया जाता है। सर किसका डिटेक्शन करना है, अमीन ग्रुप का, 1 डिग्री 2 डिग्री अमीन। सर मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन, बहुत सारे मतलब बहुत सारे टाइप के इंसबर्ग टेस्ट, बहुत सारे टाइप के टेस्ट ऑलरेडी कराए जा चुके होते हैं। तो ये दोनों तो ऐसे ही हैं, बस वो बस लिख रहा है कि भाई प्रैक्टिकल केमिस्ट्री पता होनी चाहिए बस, अदरवाइज इसमें कुछ भी नया नहीं है। ये ऑलरेडी आप ऑर्गेनिक में कर चुके होते हो, ऑर्गेनिक का पोर्शन है आप ऑलरेडी फिनिश कर चुके होते हो। करना क्या है, नया क्या कर रहे हैं। तो सर प्रिपरेशन बताइए किसका कैसे करते हैं, मोहर साल्ट का प्रिपरेशन और पोटासियम का प्रिपरेशन, ये आपको अलग से करना है जो ऐड हुआ है। एसिटोनामाइड, पी नाइट्रोएसिटाइड, एनिलीन, एलो और आइडोफॉर्म, ये आपको ऑलरेडी आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कर चुके होते हो, लेकिन चलो फिर भी इस चैप्टर में दिया है, आप अलग से चाहो तो बहुत सारी जगह पे आपको मिल जाएगा। ऑलरेडी आइडोफॉर्म का इन सब का प्रिपरेशन आपको पता चल चुका होता है, आइडोफॉर्म कैसे करते हैं, हेलोफॉर्म रिएक्शन से चीजें होती है। लेकिन हाँ ठीक है, अगर लगता है हाँ पोहर सॉल्ट, पोटासियम का प्रिपरेशन आपको पढ़ना है, ये नई चीजें ऐड की गई हैं। और उसके बाद लास्ट में इन्होंने क्या किया है, टाइट्रेशन स्टार्ट कर दिया है। टाइट्रेशन में खासकर 2 लोगों का नाम लिया है, ऑक्जेलिक एसिड और KMnO4 का, और मोहर सॉल्ट वर्सेस KMnO4 का। एसिड बेस एंड यूज ऑफ इंडिकेटर्स का यूज करना शुरू किया इन लोगों ने, जैसे मिथाइल ऑरेंज हो गया, फिनोफ्थिलीन हो गया, उसका हो सकता है जो मुझे लग रहा है कि प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में इक्विवेलेंस पॉइंट लेके आ जाए, कहां पे इन लोगों का इक्विवेलेंस आता है, तो ये सब चीजें आ जाए। तो ये इंडिकेटर्स में इक्विवेलेंस पॉइंट आ सकता है, एंड पॉइंट आ सकता है, तो बहुत सारी चीजें आ जाएंगी यहाँ पे, वो आपको अब इस साल ऐड की गई है। इवन जो सॉल्ट एनालिसिस होता था, जो जेई में आता था, वो आजकल इन्होंने इसमें डाल दिया है, कैटायंस और एनायंस। और ये बताना चाह रहे हैं कि भैया देखो हमने कुछ नया किया है। नया कुछ नहीं है, ये पहले से भी हमारे सिलेबस में था, बस ये था कि हमने भूल गए थे और प्रैक्टिकल्स में ही रह गया था। अब इन्होंने इससे क्वेश्चंस पूछना शुरू कर दिया है। आप जब प्रैक्टिकल केमिस्ट्री पढ़ते हो तो आपको पता होता है ग्रुप 1 का कैटायन, ग्रुप 2 का कैटायन, ऐसे करके सारे रेडिकल्स के आपको पता होते हैं। आपको टेंशन नहीं लेनी है, सफिशिएंट टाइम है जहां पर आपको ये सब चीजें कवर करा दी जाएंगी, आपको हो जाएगा। किसी भी बैच को फॉलो कीजिए, वहां कवर हो चुका होगा। लास्ट वन इन्होंने क्या किया है, प्रिंसिपल रिलेटेड केमिस्ट्री में सर कौन से एक्सपेरिमेंट में किस टाइप का केमिकल प्रिंसिपल इन्वॉल्व है, जैसे कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन बनाते हैं या न्यूट्रलाइजेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस करते हैं, किस टाइप की चीजें होंगी। लायोफिलिक लायोफोबिक सोल्स बनाते हैं तो क्या होने वाला है। ये मतलब होता है ना कि स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्शन करा तो उसका उसमें देखोगे स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस करोगे, मान लो HCl है, NaOH डालोगे तो बहुत एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, तो उसको अगर हाथ से पड़ेगा हाथ जलना शुरू हो जाएगा। तो अब उसमें वही बोल रहा हूँ, जनवरी का मेंस आएगा तो पता चल जाएगा भाई पूछना क्या चाह रहा है, रिएक्शन पूछना चाह रहा है या हमें लैब के ऊपर ज्यादा फोकस करना है, किस तरह चीज करनी है। लेकिन जो मुझे जहां तक समझ में आ रहा है कि केमिकल प्रिंसिपल लिखा है उससे क्या, अब ऐसा तो है नहीं नीट के एग्जाम में लैब बनवाया जाएगा, ऐसा नहीं होगा, लेकिन हाँ उसके ऊपर क्या प्रिंसिपल है। कोई ऐसा लिख दे कि सर HCl और एक रूम में HCl और NaOH रिएक्शन कर रहे हैं तो उस रूम का टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा, या उसका हाथ जलेगा, रमेश था सुरेश था, ऐसा कुछ करके दे देगा, तो ऐसा हो सकता है। लायोफिलिक कोलॉइड्स है, लायोफोबिक सोल्स है, तो सरफेस केमिस्ट्री हटा दिया है, लेकिन ये सब जरूर डाल दिया गया है, तो ये देख लेना। और ये काइनेटिक स्टडी मतलब इसके बारे में आयोडाइड एंड जब पेरोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है ना तो बड़ा अच्छा मतलब इसकी केमिकल काइनेटिक्स पढ़ना कि इसका मैकेनिज्म, रेट RDS रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, इसका मैकेनिज्म क्या होता है, तो ये सब बातें वो कर रहा है।